एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लब सक्सेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 3। अब तक हमने पार्ट 1 में देखा इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, पार्ट 2 में हमने देखा एनाटॉमी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, और अब इस पार्ट 3 में हम समझने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे रेनल फिजियोलॉजी को, जिसे हम किडनी फिजियोलॉजी भी कह सकते हैं। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे फिल्टर होते हैं, यूज़फुल सब्सटेंस वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब कैसे होते हैं, और फाइनली यूरिन कैसे फॉर्म होती है। इसके साथ साथ हम यूरिन फॉर्मेशन के डिफरेंट मैकेनिज़्म को भी डिटेल में समझेंगे, और एट लास्ट हम देखेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी जब किडनी या यूरिनरी सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता तो कौन कौन सी डिसीजेस और एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। So before we start urine formation, let's quickly revise the structure of nephron. तो हम सबको पता है कि किडनीज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, और 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन पर किडनीज पाए जाते हैं। और जो नेफ्रॉन होता है वो 2 पार्ट्स कंसिस्ट करता है, एक होता है रेनल कॉर्पस्कल और एक होता है रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स में आते हैं हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। एंड रेनल कॉर्पस्कल में हमारे आते हैं बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस स्टफ्ड कैपिलरीज का गुच्छा होता है, जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू अंदर की साइड आता है बोमेंस कैप्सूल की, और इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर निकल जाता है, और ये ब्लड कैरी करता है। और ये जो ब्लड का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ना, वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद जब इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ये मूव करता है रेनल ट्यूब्यूल्स में। सबसे पहला पार्ट आता है यहाँ पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये लूप ऑफ हैनल में चले जाता है। लूप ऑफ हैनल में ये डिसेंडिंग लिम्ब के थ्रू होते हुए असेंडिंग लिम्ब में जाते हैं, और असेंडिंग लिम्ब से ये चले जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जो कि अगेन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू ये चले जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। और यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। लूप ऑफ हैनल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए, और जो डीसीटी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइन रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस के लिए। तो जो ये रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो टॉक्सिक चीज़ों को तो बाहर निकाल देते हैं, और जो जितनी भी काम की चीज़ें होती हैं उसे फिर से रीएब्जॉर्ब करवा देते हैं। देन जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होती है उसे कलेक्टिंग डक्ट में बाहर भेज देते हैं। Now that's all. We have revised the structure of nephron. Let's move step by step into the physiology of urine formation. तो सबसे पहले आता है यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है। So urine formation is the process by which the kidneys remove waste products, regulate water and electrolyte balance and maintain acid-base balance. It occurs in the functional unit of kidneys called nephron. तो ये पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि जो किडनीज़ का वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसे यूरिन फॉर्मेशन कहते हैं। ये रेगुलेट करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, और मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर। और ये किडनीज़ की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन के अंदर होता है। यूरिन इज फॉर्म थ्रू 3 मेजर प्रोसेसेस। 3 मेजर प्रोसेसेस होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शंस एंड ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। दिस प्रोसेस कन्वर्ट ब्लड प्लाज्मा इनटू यूरिन। इसका मतलब है कि जब ब्लड आता है ना टफ्ट कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलस में, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर से आता है। तो प्लाज्मा का जो कुछ हिस्सा होता है वो फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन के थ्रू बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाता है, और उस फिल्ट्रेट के अंदर वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरा, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं। मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो सब फिल्टर हो जाते हैं बोमेंस कैप्सूल के अंदर। और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का। ये रे ग्लोमेरुलस, स्टफ्ड कैपिलरीज, और यहीं से ही कुछ पार्ट ऑफ प्लाज्मा
बोमेन्स कैप्सूल में फ़िल्टर हो जाता है, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। तो अब हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन की फर्स्ट प्रोसेस को, जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट्स आर फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल थ्रू द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। मतलब ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलर की मेम्ब्रेन्स है। हमारे जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर वाटर और स्मॉल सॉल्यूट्स जाते हैं, उसे कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब ये जो कैपिलरीज है, इसमें हाई प्रेशर ऑफ ब्लड रहता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर हमारे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्टर हो जाते हैं थ्रू प्रेशर, और इसकी साइट होती है ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। अब इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं हम। Blood enters the glomerulus through the afferent arteriole and leaves through the efferent arteriole. The high pressure inside the glomerulus forces fluid and dissolves substance into the Bowman's capsule. As we all know कि जो glomerulus होता है वो टफ्ट कैपिलरीज का गुच्छा होता है। इसके अंदर ब्लड होता है ना, मतलब ये ब्लड कैरी करती है। एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड आता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड चले जाता है, और ये होता है कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, और ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। यही यहाँ भी लिखा है कि जो ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुलस के अंदर, वो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू अंदर आता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर निकल जाता है, और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब ब्लड जो जा रहा है प्रेशर से वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिज़ोल्व हो जाता है हमारे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। मतलब स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सॉल्यूट्स और वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल के अंदर यहाँ से एंटर कर जाते हैं। अब हम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की लेयर्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 लेयर्स होती है। एक होती है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, एक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और एक होती है पोडोसाइट। अब देखो, जैसे ये है हमारा बोमेन्स कैप्सूल, और ये है हमारी टफ्ट कैपिलरीज का गुच्छा। अब यही सारी कैपिलरीज यहाँ पे लग भी रही होगी, मतलब इस बोमेन्स कैप्सूल से टच भी हो रही होगी। तो जो कैपिलरीज के इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है हमारी एंडोथेलियम, और जो बीच वाली लेयर होती है ना कैपिलरीज की, उसे कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारा बोमेन्स कैप्सूल आ जाता है, और यही जो बोमेन्स कैप्सूल रहता है, यहीं पे पोडोसाइट्स, मतलब पोडोसाइट्स इसका सेल्स होती है, मतलब पोडोसाइट सेल से ही ये वाली लेयर बनती है, जिसे कहा जाता है विसरल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल भी। इस लेयर के बीच में छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं, जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, और वो ये जो स्पेस होती है ना बोमेन्स कैप्सूल की, उस स्पेस में आके वो चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं। तो यही पाथवे यहाँ पे फॉलो होता है। सबसे पहले ब्लड आता है थ्रू कैपिलरीज, और फिर वो फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम में जाता है। ये जो एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना, इसमें जाता है। उसके बाद वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में जाता है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से वो फिल्ट्रेशन स्लिट्स में जाता है, जो कि पोडोसाइट की सेल से बनी हुई होती है ना वो लेयर। उसके बाद ये बोमेन्स कैप्सूल की स्पेस में चले जाता है। जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारा ब्लड से निकला हुआ होता है वो सब। अब यहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंस फिल्टर हुए होते हैं थ्रू ग्लोमेरुलस टू बोमेन्स कैप्सूल, उसको देख लेते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये चीज़ें होती है जो कि हमारे ग्लोमेरुलस से हमारे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्टर हो जाती है। पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो फिल्टर नहीं होती है, लाइक ब्लड सेल्स, WBC, RBC, है ना, प्लाज्मा प्रोटीन्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ें होती है जो कि फिल्टर नहीं होती फ्रॉम फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब हम समझेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को।
अमाउंट ऑफ फिल्टर फॉर्म बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड GFR। मतलब दोनों किडनीज के फंक्शनिंग ग्लोमेरुलाई मिलकर 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनाते हैं उसे कहते हैं GFR। और जो हेल्दी एडल्ट होता है ना, उसका अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट GFR नॉर्मल होता है। इसका मतलब है कि 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हर मिनट में बनता है, यानी लगभग 180 फिल्टर पर डे बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 180 लीटर यूरिन हम रोज़ निकालते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन में इसका अधिकांश हिस्सा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन द्वारा वापस ब्लड में चला जाता है। इसीलिए GFR हमें ये बताने में मदद करता है कि किडनीज कितनी अच्छी तरह से ब्लड को फिल्टर कर रही है। नाउ अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो GFR को अफेक्ट कर सकते हैं। GFR जो होता है ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर कितना है। तो सबसे पहला फैक्टर है ब्लड प्रेशर। अगर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड फिल्टर करने वाला प्रेशर बढ़ेगा और GFR भी बढ़ेगा। और अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कम होगा और GFR भी कम हो जाएगा। मतलब अगर BP इंक्रीज तो GFR ऑल्सो इंक्रीज, और अगर BP डिक्रीज तो GFR ऑल्सो डिक्रीज। We can also say that BP is directly proportional to GFR। और फिर हमारा सेकंड फैक्टर है डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल वह वेजल होती है जो ब्लड को ग्लोमेरुलस में लेकर आती है। देखो, अगर एफरेंट आर्ट्रियोल डायलेट यानी चौड़ी हो जाती है तो ज़्यादा ब्लड ग्लोमेरुलस में आएगा, तो ग्लोमेरुल का प्रेशर बढ़ जाएगा, और फिर अगर प्रेशर बढ़ा तो GFR भी बढ़ेगा। अभी ब्लड प्रेशर में हमने समझा था। और ऐसे ही अगर एफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई यानी छोटी, मतलब सक्रिय हो गई, तो ब्लड कम आएगा और प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे प्रेशर कम हुआ वैसे ही GFR भी कम हो जाएगा। फिर बात करते हैं थर्ड फैक्टर की अफेक्टिंग GFR, डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। अब देखो, इफरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस से ब्लड को बाहर लेके जाती है। अगर इफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ी सी भी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है ना, तो ब्लड के बाहर निकलने में रेजिस्टेंस बढ़ता है। मतलब कोई भी चीज़ पहले चौड़ी थी तो उससे ब्लड ज़्यादा आएगा, लेकिन वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, मतलब पतली हो गई, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो मतलब बाहर उस चीज़ को निकलने में उतनी ही प्रॉब्लम आएगी। तो वो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, मतलब रोकने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बढ़ता है और GFR बढ़ सकता है। लेकिन अगर इफरेंट आर्ट्रियोल बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए तो रेनल ब्लड फ्लो बहुत कम हो सकता है और फिल्ट्रेशन भी घट सकता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की, जो कि ऑल्सो फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग GFR है। तो देखो, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ना, वो ब्लड के अंदर वाटर को बनाए रखने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर पैदा करते हैं, इसलिए फिल्ट्रेशन के अपोजिट फोर्स की तरह काम करता है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो ब्लड वाटर को ज़्यादा रिटेन करेगा और फिल्ट्रेशन कम होगी, तो GFR कम हो जाएगा। और अगर प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट ऑस्मोटिक पुल ज़्यादा कम होगा और फिर GFR बढ़ सकती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड में ज़्यादा है तो GFR कम हो जाएगा, वहीं अगर प्लाज्मा प्रोटीन हमारे ब्लड में कम है तो GFR बढ़ जाएगा, क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो वाटर को ब्लड में बनाए रखने का काम करते हैं, क्योंकि जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होता है सॉल्वेंट वहीं मूव करता है। अब इसके सिग्निफिकेंस को समझ लेते हैं। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ना, वो रिमूव करता है वेस्ट को ब्लड से, और ये फर्स्ट स्टेप होती है यूरिन फॉर्मेशन की। अब हमने यूरिन फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट कर ली अच्छे से, जो थी हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब हम सेकेंड स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। मतलब पिछले वाले में हमने वो बात कर ली कि कैसे फ़िल्टर
हमारा बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाता है थ्रू ग्लोमेरुलस, है ना। ब्लड में से कैसे हमने सारी चीज़ें ले ली है। अब यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम रख लेंगे, बाकी ब्लड को वापस कर देंगे। वो सारा काम होगा ट्यूब्यूल्स में। अब इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हैनेल को लेके। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी है, सिलेक्टिव मूवमेंट ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द रेनल ट्यूब्यूल्स बैक इनटू द ब्लड। मतलब अब देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल में बना था वो रेनल ट्यूब्यूल में आगे जाता है, लेकिन इस फिल्ट्रेट में सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट तो होते नहीं हैं, बल्कि इसमें कुछ यूज़फुल सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स, सोडियम और बहुत सारा वाटर। अब हमारा जो बॉडी होती है ना, वो यूज़फुल सब्सटेंस को यूरिन के रूप में बाहर नहीं निकालना चाहती, इसलिए रेनल ट्यूब्यूल इन सब्सटेंस को फिल्ट्रेट में से वापस ब्लड में लेता है। इस प्रोसेस को ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। और यहाँ इसका यही मेन पर्पस होता है कि प्रिवेंट लॉस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। मतलब जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हमारी बॉडी से बाहर ना चले जाए, इसीलिए ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो फिल्ट्रेशन के दौरान ना ग्लूकोज भी फिल्ट्रेट में आ गया, लेकिन ग्लूकोज तो बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है और नॉर्मल किडनियों से वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए नॉर्मल यूरिन में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। अब हम सारी साइट्स एंड फंक्शंस देखेंगे, मतलब कौन कौन सी साइट से क्या क्या वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा है, उन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, पीसीटी। ये रीअब्जॉर्ब करता है 65 से 70% ऑफ वाटर को, सोडियम क्लोराइड आयंस, पोटेशियम आयंस को, ग्लूकोज को ऑलमोस्ट 100%, अमीनो एसिड्स और बाइकार्बोनेट आयंस को ये वापस ब्लड में भेज देता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो पीसीटी होता है वो मोस्ट एक्टिव रीजन होता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, रिच ब्लड सप्लाई होता है यहाँ पे, और न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं यहाँ पे। फिर बात करेंगे हम लूप ऑफ हैनेल की। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ना, वो परमेएबल टू वाटर होता है, मतलब वाटर ना मूव आउट हो जाता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू। और जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो इम्परमेएबल ऑफ वाटर होता है, ये सिर्फ रीअब्जॉर्ब करवाएगा आयंस को, सोडियम और पोटेशियम को, वो भी एक्टिवली या फिर पैसिवली, और मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। मतलब जो डिसेंडिंग लिम्ब रहेगा वो वाटर को बाहर भेज देगा, लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब रहेगा वो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर को बाहर नहीं भेजेगा। और जो लूप ऑफ हैनेल रहता है उसका फंक्शन होता है क्रिएट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द किडनी मेड्यूला। मतलब जैसे अगर डिसेंडिंग लिम्ब ने पानी ज़्यादा बाहर निकाल दिया, तो जो असेंडिंग लिम्ब रहेगा ना वो सोडियम और पोटेशियम को ज़्यादा बाहर निकाल देगा, और इसी तरह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बना रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी की। तो ये मेनली रीअब्जॉर्ब करवाता है सोडियम, वाटर, कैल्शियम अंडर हार्मोनल कंट्रोल। इनमें हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं एल्डोस्टेरोन और पैराथायराइड हार्मोन। जो एल्डोस्टेरोन होता है ना वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है, और जो पैराथायराइड हार्मोन होता है ना वो कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। और फिर अगर हम वाटर की बात करें तो डिस्टल नेफ्रॉन में वाटर रीअब्जॉर्प्शन हार्मोनल कंट्रोल खासकर एडीएच के द्वारा रेगुलेट होता है। एडीएच बढ़ने पर वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ती है और यूरिन ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाती है। और इसी तरह डीसीटी और डिस्टल नेफ्रॉन शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिससे फ्लूइड बैलेंस और सोडियम पोटेशियम बैलेंस भी मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर भी इसका फंक्शन यही लिखा है कि मेंटेन सोडियम पोटेशियम बैलेंस। फिर बात करते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट की। तो जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो रीअब्जॉर्ब करता है मेनली वाटर, यूरिया पार्शियली,
हार्मोन रेगुलेशन होता है, मतलब जो हार्मोन रेगुलेट करता है यहाँ पे वो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे एडीएच कहते हैं। और इसका रिज़ल्ट होता है कंसनट्रेटेड यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड, मतलब ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब हमने रीअब्जॉर्प्शन की बात कर ली, अब ट्यूब्युलर सिक्रीशन की बात करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन में हम बात कर रहे थे ट्यूब्यूल से ब्लड में जाना। अब ट्यूब्युलर सिक्रीशन में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड इनटू रेनल ट्यूब्यूल, मतलब ब्लड से अब रेनल ट्यूब्यूल में जो चीज़ें आ रही है उनकी। इसका पर्पस होता है एलिमिनेट वेस्ट, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से ट्यूब्यूल्स में डाल के बाहर एक्सक्रीट आउट कर देना, मेंटेन पीएच बैलेंस और रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, मतलब अगर बाहर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो गए तो उसको अंदर कर देंगे। अब ट्यूब्युलर सिक्रीशन में सब्सटेंस सिक्रीटेड होते हैं, मतलब जो सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, अमोनिया, क्रिएटिनिन और कुछ टाइप ऑफ ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन या फिर एस्पिरिन, अगर मेडिसिन्स वगैरह ले रहे हो तो। इसकी मेन साइट होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। और इसकी इम्पॉर्टेंस होती है, ये एसिड बेस रेगुलेशन में हेल्प करता है और रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स में हेल्प करता है। सो फाइनली यहाँ तक हमारा रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कंप्लीट हुआ। अब इसे डायग्राम में भी देख लेते हैं हम। तो ये है हमारा रेनल कॉर्पस्कल, जहाँ पे ग्लोमेरुलस है। यहाँ एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड आ रहा है, एफरेंट के थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है थ्रू स्लिट्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो जाते हैं ब्लड से। और यहाँ पर जो मेजर सब्सटेंस होते हैं जो फिल्टर हुए होते हैं वो होते हैं सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, यूरिया, हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम और क्रिएटिनिन वगैरह। मतलब जो रेनल कॉर्पस्कल होता है ना, वहाँ पे यूज़फुल चीज़ें भी हमारी एक्सक्रीट आउट होने चली जाती है, मतलब वो भी फ़िल्टर आउट हो जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों चीज़ें होती हैं, जिससे हमारी जो यूज़फुल चीज़ें हैं ना वो वेस्ट ना हो जाए। इसीलिए यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड, पोटेशियम, वाटर और यूरिया। और फिर यहाँ पे सिक्रीशन भी होता है हाइड्रोजन, NH4 प्लस क्रिएटिनिन, ड्रग्स और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं लूप ऑफ हैनल पे। तो सबसे पहले डिसेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है मेनली वाटर का। और असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मतलब मेनली आयंस का। असेंडिंग लिम्ब में हमने अभी भी पढ़ा था कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम ही होता है यहाँ पे, या ना के बराबर होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम और वाटर का। और यहाँ पर सिक्रीशन होता है पोटेशियम, हाइड्रोजन और NH4 आयंस का। उसके बाद हम आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट पर। तो कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम का, वाटर का और यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और पोटेशियम, हाइड्रोजन और NH4 आयंस का यहाँ पे सिक्रेशन होता है। और यही सब जो इस इमेज में बताया है यही सब हमने पीछे पूरा थ्योरी में पढ़ा था। तो अब तक हमने देखा कि फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के द्वारा यूरिन बनती है, लेकिन बॉडी को हर समय एक जैसी मात्रा में तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए यूरिन फॉर्मेशन को कुछ हार्मोन्स भी रेगुलेट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है ADH, अल्डोस्टेरोन और पैराथायराइड हार्मोन। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे एंटी डायरेटिक हार्मोन की, जिसे हम ADH हार्मोन भी कहते हैं।
इसका सोर्स होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब वहाँ से ये सिक्रीट होता है। इसके काम होते हैं इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट, मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट रहता है ना वहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवा देता है, जिससे जो यूरिन होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनती है। और जब एडीएच इंक्रीज़ हो जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब ऐसे समझो कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना वो वाटर को रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है और स्पेशली ये कलेक्टिंग डक्ट में करते हैं, है ना। तो जब बॉडी में वाटर कम होता है तो एडीएच बढ़ता है और इससे ज़्यादा वाटर वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब होने लग जाता है और यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। अब देखो उस समय वाटर ज़्यादा था, अब वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया तो वो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी और वहाँ पे उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। और जब एडीएच का सिक्रीशन कम होता है ना तब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होता है और जो यूरिन होती है वो ज़्यादा डाइल्यूट उसमें फॉर्म में होती है, मतलब ज़्यादा यूरिन सिक्रीट होती है। मतलब ऐसे समझो एडीएच ज़्यादा तो H2O का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा, और अगर H2O का रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में ज़्यादा हुआ तो जो यूरिन होगी उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी और यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाएगी। वहीं अगर एडीएच कम हो जाएगा तो H2O का रीअब्जॉर्प्शन ब्लड में कम हो जाएगा तो पानी ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब बात करते हैं अल्डोस्टेरॉन हार्मोन की। अल्डोस्टेरॉन एड्रेनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है और ये मेनली डिस्टल नेफ्रॉन में सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और पोटेशियम सिक्रीशन बढ़ाता है। इससे सोडियम और वाटर बॉडी में रिटेन होते हैं और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद मिलती है। यहीं पे इसका एक्शन भी लिखा हुआ है। ये इंक्रीज़ करता है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को और इंक्रीज़ करता है पोटेशियम के सिक्रीशन को। मतलब ब्लड से तो ये पोटेशियम को बाहर निकाल देगा, मतलब ट्यूब्यूल्स में भेज देगा, और ट्यूब्यूल से ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा लेगा, मतलब ब्लड में भेज देगा। और जब सोडियम चले जाएगा हमारे ब्लड में तो वाटर भी सोडियम को फॉलो करते करते ब्लड में चले जाएगा। और इस हार्मोन का रिज़ल्ट होता है ये इंक्रीज़ करता है ब्लड की वॉल्यूम, क्योंकि ट्यूब्यूल्स से पानी हमारा ब्लड के अंदर चले गया इसीलिए, और रिड्यूस करता है ये यूरिन का आउटपुट, क्योंकि ट्यूब्यूल से पानी बाहर चले गया तो अंदर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन की बात करेंगे जो है ANP, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। इसका सोर्स है आर्टरी ऑफ द हार्ट, मतलब ANP का सिक्रेशन हार्ट के आर्ट्रिया से होता है। जब ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आर्ट्रियल वॉल स्ट्रेच हो जाती है और ANP रिलीज़ होता है। ANP किडनी में रिड्यूस करता है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को, मतलब सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ाएगा, और इंक्रीज़ करता है यूरिन के प्रोडक्शन को, मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम करेगा। अब हम बात करेंगे पैराथायराइड हार्मोन की, जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये हेल्प करता है इंक्रीजेस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन DCT। अब तक हमने यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन स्टेप समझे, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किडनी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कैसे बनाती है। तो इसका आंसर है काउंटर करंट मैकेनिज़्म। तो अब इसको समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है अ मैकेनिज़्म इन द लूप ऑफ हैनल दैट हेल्प कॉन्सेंट्रेट यूरिन, मतलब यूरिन को कंसंट्रेट करने में जो हेल्प करता है उसे कहा जाता है काउंटर करंट मैकेनिज़्म। इसके कंपोनेंट्स होते हैं लूप ऑफ हैनल और वासा रेक्टा। ये ना लूप ऑफ हैनल और वासा रेक्टा की हेल्प से जो मेड्यूला होता है ना उसमें ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाता है, जिसकी वजह से हमारी जो किडनी होती है वो ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके कंसनट्रेटेड यूरिन बना सकती है।
और इसे काउंटर करंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि लूप ऑफ हैनल की दोनों लिम्स में ट्यूबुलर फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करता है। मतलब डिसेंडिंग में इधर की साइड जाता है और असेंडिंग में ऊपर की साइड जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है काउंटर करंट मैकेनिज़्म। और डिसेंडिंग लिम्ब वाटर परमिएबल होती है, मतलब वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा देती है, और असेंडिंग लिम्ब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करवाती है। तो इसके फंक्शन है मेंटेन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन मेड्यूला, अलाउज मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इसकी इंपॉर्टेंस है एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग कंसनट्रेटेड यूरिन। और इसी में ही डिसेंडिंग लिम्ब वाटर निकालती है और असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट निकालती है, और दोनों अपोजिट फ्लो करके अलग अलग परमेबिलिटी की वजह से रेनल मॉड्यूला में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है, और इसी ग्रेडियंट का यूज़ कलेक्टिंग डक्ट में एडीएच की प्रेजेंस में वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए होता है। अब हम यूरिन की कंपोजिशन की बात करेंगे। तो यूरिन में होता है वाटर अबाउट 95%, सॉलिड होते हैं 5%, जिसमें होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सॉल्ट्स, फॉस्फेट एंड सल्फेट्स। इसके बाद इसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसका पेल येलो कलर होता है, स्लाइटली एसिडिक इसका पीएच होता है, स्टेराइल होनी चाहिए, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005 से 1.030। तो अब हम समझेंगे फ्लो फिल्ट्रेट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। मतलब यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जो फ्लो होता है फिल्ट्रेशन का, उसे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये ग्लोमेरुलस है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड आया, बॉमेंस कैप्सूल में फ़िल्टर हुआ। तो यही लिखा है कि एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से वो बॉमेंस कैप्सूल में फ़िल्टर होता है, उसके बाद वो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, उसके बाद जाता है लूप ऑफ हैनल में, जिसमें सबसे पहले डिसेंडिंग फिर असेंडिंग, उसके बाद जाता है वो डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से जाता है वो रेनल पेल्विस, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। नाउ इसे भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब बात करेंगे हम मिक्सचरेशन की। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन कैरी टू द यूरिनरी ब्लैडर। मतलब जो यूरिन नेफ्रॉन फॉर्म करता है वो यूरिनरी ब्लैडर तक ले जा चुकी होती है। फिर इट इज़ स्टोर टिल द वॉल्यूंट्री सिग्नल गिवन बाय द सीएनएस। अब ये वहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में तब तक स्टोर रहती है जब तक सीएनएस उसे वॉल्यूंट्री सिग्नल नहीं दे देता। This signal is initiated by the stretching of urinary bladder as it gets filled with the urine. और ये सिग्नल इनिशिएट होता है जब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होने लगता है तब। और यूरिनरी ब्लैडर तब स्ट्रेच होगा जब वो यूरिन से फिल्ड हो जाएगा पूरी तरह से। और द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू द सीएनएस। और जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं हमारे वॉल ब्लैडर की वॉल पर, वो सेंड करता है सिग्नल सीएनएस को कि ये भर चुका है, और फिर सीएनएस इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल को एंड देन ऑफ द ब्लैडर एंड स्टिमुलेट रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंक्चर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। मतलब फिर क्या होता है कि सीएनएस वापस सिग्नल भेज देता है कि यूरिन को रिलैक्स करो और यूरेथ्रल स्पिंक्चर को ओपन कर दो, और यूरिन का फिर रिलीज़ हो जाता है। मतलब यूरिन के बाहर निकलने की प्रोसेस को कहा जाता है मिक्सचरेशन। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की। सो डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली इन्वॉल्व द किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और इनके इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहला है किडनी स्टोन, जिसे रेनल कैल्कुली भी बोला जाता है। तो ये होता है हार्ड क्रिस्टल फॉर्म्ड फ्रॉम सब्सटेंस सच एज कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड और कैल्शियम फॉस्फेट में ऑब्स्ट्रक्ट यूरिन फ्लो। मतलब छोटे क्रिस्टल्स, मतलब हार्ड क्रिस्टल्स हो जाते हैं किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से, या फिर यूरिक एसिड की वजह से, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से, जो कि यूरिन फ्लो में थोड़ी प्रॉब्लम डाल सकते हैं।
और इसके सिम्टम्स होते हैं सीवियर फ्लैंक पेन, मतलब बहुत तेज़ पेन, और यूरिन में ब्लड, नोज़िया और पेनफुल यूरिनेशन, मतलब यूरिन करते समय पेन होना। उसके बाद होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर्स और किडनीज यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की वजह से यूरेथ्रा, ब्लैडर या फिर यूरेटर या फिर किडनी में जो इन्फेक्शन होता है उसे कहा जाता है यूटीआई। इसके सिम्टम्स होते हैं बर्निंग वाइल यूरिनेटिंग, मतलब जब यूरिनेशन करते हैं उस समय बर्निंग होती है, और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार यूरिन आना, लोअर एब्डोमिनल पेन, मतलब लोअर एब्डोमिनल में पेन होना, और समटाइम्स फीवर। फिर आ जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। किडनी की जो ग्लोमेरुलाई होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। कैन अकर आफ्टर इन्फेक्शन और ड्यू टू इम्यून रिलेटेड डिसीज़, मतलब जब इन्फेक्शन होता है उसके बाद ही हो सकता है, या फिर इम्यून रिलेटेड कोई डिसीज़ है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। ये कॉज करेगा ब्लड प्रोटीन इन यूरिन, मतलब यूरिन के अंदर ब्लड या फिर प्रोटीन का एक्सक्रीशन, एडिमा और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करवा सकता है। उसके बाद आ जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव लॉस ऑफ प्रोटीन यूरिया, मतलब प्रोटीन यूरिया ड्यू टू डैमेज टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, मतलब ग्लोमेरुलर के फिल्ट्रेशन बैरियर में अगर डैमेज हो जाए तो प्रोटीन एक्सेसिव लॉस होगा, मतलब प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। इसके फीचर्स होते हैं सिवियर एनीमिया, लो ब्लड एल्ब्यूमिन और इंक्रीज ब्लड लिपिड्स। उसके बाद आ जाता है एक्यूट किडनी इंजरी, जिसे AKI भी बोला जाता है। सडन डिक्रीज इन किडनी फंक्शन, मतलब किडनी उसका फंक्शन करने में एकदम से कमी कर दे, मतलब काम करने में धीमी चाल कर दे उसकी। कॉजेज इंक्लूड सीवियर डिहाइड्रेशन, शॉक, सर्टेन ड्रग्स एंड यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड। फिर आ जाता है क्रोनिक किडनी डिसीज, CKD, progressive and usually irreversible loss of kidney function over time. Common cause includes diabetes mellitus and hypertension. Advanced CKD can progress to end stage renal disease. उसके बाद आ जाता है रेनल फेलियर, किडनीज बिकम अनेबल टू एडिक्वेटली रिमूव वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बैलेंस, मतलब किडनी अनेबल हो जाती है वेस्ट को रिमूव करने में और फ्लूइड को मेंटेन करने में, तो इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस भी सही से नहीं कर पाती है। यूरेमिया में डेवलप ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और यूरेमिया हो जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा होने के कारण। सीवियर केसेस में रिक्वायर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई है, ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, तो वो डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन तक की नौबत आ सकती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब स्वेलिंग एंड डायलेशन ऑफ द रेनल पेल्विस एंड कैलिसेस ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो। कॉजेज इंक्लूड किडनी स्टोन्स, stricture and enlarged prostate. So today we completed the physiology of urine formation. हमने समझा कि नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूब्यूलर सिक्रेशन के द्वारा यूरिन कैसे बनती है। इसके साथ ही हमने GFR और उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स, हार्मोनल रेगुलेशन और काउंटर करेंट मैकेनिज्म को भी समझा, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को भी समझा। So, urine is not just a waste product, it gives us important information about the functioning of our kidney and overall health. I hope अब आपको यूरिन फॉर्मेशन का पूरा मैकेनिज़्म और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्लियर समझ आ गया होगा।